हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर एनएमएमएस मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो क्लास है वो सामाजिक विषय से बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्लास होने जा रहा है। इसलिए आप इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करिएगा और इसे अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आप इसे अंत तक देखते हैं तो यहाँ से एनएमएमएस एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए आप इसे अंत तक अवश्य देखिए। और चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो बिना समय गंवाए। ध्यान से देखें, साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो ये 1928 ईस्वी में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में, बेबेल योजना 1945 और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 की घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। बेबेल योजना की बात अगर हम करें तो 1945, कैबिनेट मिशन की बात करें तो 1946, क्रिप्स मिशन 1942 और साइमन कमीशन 1928। इसका अगर हमें डेट याद रहे तो हम इसे क्रम में सजाने के लिए भी देता है। ठीक है, तो अगर क्रम में सजाने के लिए देता है तो आप आसानी से इसे क्रम में भी सजा सकते हैं कि कौन सी घटना पहले हुई थी। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें तो वो भी 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? दुग्ध से। विश्व भारती संबंधित है, विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर से। रविंद्रनाथ टैगोर, इसे आप याद रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर, विश्व भारती जो है रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला, इसके पहले भी हम आपसे जिक्र किए थे एक मार्ग प्रयोगशाला की। तो एक मार्ग क्या होता है? एक मार्ग जो है, एक मार्ग, एक से अंडा, यहाँ पे अंडे से संबंधित बिल्कुल नहीं है। एक मार्ग जो होता है वो शुद्धता की गारंटी की मुहर होती है और इसका जो प्रयोगशाला है वो नागपुर में है। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। देखिए, ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा हुआ था, तो उसमें पूछा था एक मार्ग क्या होता है। तो एक मार्ग जो है ये शुद्धता की गारंटी की मुहर होती है और इसका प्रयोगशाला कहाँ पे है? नागपुर में स्थित है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर की बात करें तो जीबी मावलंकर जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या प्रथम स्पीकर थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये एग्ज़ाम का हिस्सा बन जाता है। तो जीबी मावलंकर जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो वित्तीय आपात की बात करें तो 360, अनुच्छेद 360, आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है। इसके पहले भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, 4-4 का गैप होता है। राष्ट्रीय आपात जो है 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। सब में 4-4 का डिफरेंस कर देंगे तो हम ये 3 जीके आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। कौन सा संशोधन मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है? तो 42वां संशोधन, याद रखें 42वां संशोधन जो है, 42वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है। अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भाग 4 में मौलिक कर्तव्य, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 51 क में। किस अनुच्छेद में? 51 क, आर्टिकल 51 क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत। किस सन में? 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, किस सन में जोड़ा गया है। यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया था, इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्योंकि मैं इसके पहले के लेक्चर्स में ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ, आप पहले वीडियोज़ को देख लीजिएगा ध्यान से, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य इसका आंसर दीजिएगा कि किस देश से मौलिक कर्तव्य को लिया गया था।
भारतीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को, यह याद रखिएगा, 25 जनवरी को भारतीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। और अध्यक्ष कौन था प्रारूप समिति का? तो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। तो देखिए कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आप पहले वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। राज तरंगिणी की रचना किसने की थी? तो राज तरंगिणी की जो रचना थी वो कल्हड़ ने किया था। कल्हड़ ने राज तरंगिणी की रचना की थी। हाँ, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना किया था। अष्टाध्यायी पाणिनि ने किया था। वेद व्यास जो है ये महाभारत की रचना किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। तो यहाँ से 3 जी के, राज तरंगिणी, कल्हड़, पाणिनि, अष्टाध्यायी और वेद व्यास जो है महाभारत की रचना किए थे। ठीक है ना। सेलुलर जेल कहाँ पे है? बात करें अगर सेलुलर जेल की, तो सेलुलर जेल जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। काले पानी की सज़ा इसी जेल में दिया जाता था। अंग्रेज जब किसी को काले पानी की सज़ा देते थे तो वह सेलुलर जेल में ही काले पानी की सज़ा दिया जाता था। और वो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की अगर हम बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम डिस्कस कर दे रहे हैं, आप ध्यान से देखें। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है 180 अंश देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 अंश देशांतर रेखा को, अब आप ध्यान से देखें, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की अगर हम बात करें तो जो देशांतर रेखा होती है वो ऐसे होती है। ठीक है, जो रेखा बिल्कुल बीचों बीच जाती है उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। और यहाँ पे ये 180 अंश पूर्वी देशांतर और 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा। तो 180 अंश पूर्वी देशांतर और 0 अंश के बीच जो है 12 घंटे का डिफरेंस होता है, यानी कि यहाँ पर 12 घंटे का डिफरेंस। और इस 0 अंश से इधर जो है 180 अंश पश्चिम की अगर हम बात करें, 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा की, तो 12 घंटे इधर। तो टोटल कितने घंटे का डिफरेंस होता है? इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में 1 दिन का डिफरेंस हो जाता है, यानी 1 दिन और 1 रात का, यानी 24 घंटे का टोटल डिफरेंस होता है। तो 0 अंश देशांतर रेखा ये कहाँ से गई है? ये 0 अंश देशांतर रेखा ये ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक शहर से गई है। और 180 अंश देशांतर रेखा को तिथि रेखा कहा जाता है। और देशांतर रेखा टाइम ही बताती है। देशांतर रेखा क्या बताती है? समय को दर्शाता है। तो इसका जो आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का, वो हो जाएगा 180 अंश देशांतर रेखा। तो 180 अंश देशांतर रेखा क्या बताएगी? 180 अंश देशांतर रेखा जो है वो तिथि रेखा को बताती है। और अगर हम बात करें कि भारत की, तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और भारत में जो 82.5 अंश देशांतर रेखा है वो भारत के प्रयागराज के नैनी जिला से होकर के गया है। तो भारत का मानक समय रेखा क्या है? मानक समय रेखा 82.5 अंश देशांतर, ठीक। तिथि रेखा क्या है?
तिथि रेखा क्या है? 180 अंश देशांतर। तो 82.5 अंश देशांतर पूर्वी देशांतर की अगर हम बात करेंगे तो वह मानक समय रेखा है भारत की। ये कहाँ से गई है? प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से गुजरी है। ठीक है, ये किन किन राज्यों से गई है भारत के? तो अगर हम मानक समय रेखा की बात करें तो ये भारत के 5 राज्यों, सबसे पहले यूपी, एमपी, और एमपी से अलग हुआ है छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ से भी गई है, छत्तीसगढ़ से गई है। और किससे गई है? उड़ीसा से गई है, उड़ीसा से गई है, और आंध्र प्रदेश से गई है। तो आंध्र प्रदेश, एपी। तो यूपी, एमपी, एपी 3 तो ऐसे ही हो गया, और एमपी से निकला है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से भी गई है। बस आपको एक याद रखना है, उड़ीसा। आप ध्यान से देखिए, पी 3 ऐसे याद कर लेंगे। चूँकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है इसलिए छत्तीसगढ़ से भी चली गई है। ठीक, बस केवल आप उड़ीसा याद कर लें तो आप ये बता पाएंगे कि मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरी है। तो मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, और कौन कौन से राज्य हो सकते हैं? यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये 5 राज्य हैं जिनसे मानक समय रेखा गुजरती है। और यह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मिलती है? तो उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से मानक समय रेखा गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको इसको बता दिया हूँ। इसके विपरीत अक्षांश रेखाएं होती हैं। अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो स्थान को बताती हैं। जैसे ये पृथ्वी अगर है तो ये 0 अंश और यहाँ से ऐसे देखिए, इस तरह से ये समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, 23.5 अंश समांतर रेखा को क्या कहा गया है? 23.5 अंश, 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा गया है। कर्क रेखा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। 23.5 अंश अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा गया है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ये 0 अंश अक्षांश है। ठीक है, या इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। बात समझ में आ गया? भूमध्य रेखा को 0 अंश अक्षांश रेखा कहते हैं। ऐसे 23.5 अंश अक्षांश रेखा रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? 23.5 अंश उत्तरी यानी कि उत्तर की तरफ, तो उसे कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर के गई है, इस वजह से कर्क रेखा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो आप ध्यान से देखिए, एकदम बीचों बीच जाती है, इसलिए गुजरात और ये राजस्थान को बहुत थोड़ा सा टच करती है। राजस्थान को, गुजरात के जस्ट बाद राजस्थान को थोड़ा सा टच करते हुए आगे बढ़ती है, तो गुजरात हो गया। इसको देखिए याद करने का तरीका, राजस्थान आजीवन नहीं भूलेगा, आप ये समझ लीजिए गुजरात और राजस्थान बिल्कुल पड़ोसी हैं। ठीक है, इसलिए अगर गुजरात से जा रही है तो राजस्थान से जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा राजस्थान को टच कर देती है, और थोड़ा सा राजस्थान को टच करती है, और राजस्थान के जस्ट पड़ोसी कौन है? मध्य प्रदेश है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, एमपी। और अभी अभी हम जिक्र कर रहे थे एमपी से कौन अलग हुआ है? छत्तीसगढ़। ठीक है, एमपी से अलग हुआ है छत्तीसगढ़। इसके बाद पहले बिहार से जाती थी, लेकिन बिहार से अलग क्या हो गया है? झारखंड। तो झारखंड से जाती है, अब बिहार से नहीं जाती है, झारखंड हो गया। और इसके बाद जो है झारखंड के बाद त्रिपुरा और मिजोरम, ये 2 आप याद कर लीजिए, त्रिपुरा और मिजोरम। झारखंड हो गया, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल से जाएगी, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम।
तो 23.5 अंश अक्षांश रेखा जो है ये इसे कर्क रेखा कहा जाता है। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसे आप अवश्य अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि भारत के 8 राज्य कौन कौन से पड़ते हैं। गुजरात पड़ता है, उसके बाद तुरंत राजस्थान, राजस्थान का पड़ोसी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो छत्तीसगढ़ भी पड़ता है। फिर बिहार से पहले जाती थी, लेकिन जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो अब ये झारखंड से जाने लगी। ठीक है, और फिर पश्चिम बंगाल आ जाता है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल से जाएगी। ठीक, बांग्लादेश होते हुए त्रिपुरा, त्रिपुरा से मिजोरम, और मिजोरम से निकल के आगे चली जाती है। तो कुल 8 राज्य होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो आपका आंसर जिसमें से नहीं गुजरेगी उस ऑप्शन को टिक करना होता है। ठीक है, या ऐसा दे देगा कि 3 से नहीं गुजरेगी, 1 से गुजरेगी, आपको उसको टिक करना होता है। तो पूरा आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि ये 23.5 अंश अक्षांश को ही कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, और ये क्या बताता है, ये स्थान को बताता है, बेसिकली इंडिकेट। देखिए सब स्थान है, ये सब स्थान कहाँ पर हैं, अक्षांश पर पड़ते हैं। और समय कौन बताता है, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं ऐसे चलती हैं। ठीक है, और अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो हॉरिजेंटल चलती हैं, और देशांतर रेखाएं वर्टिकली चलती हैं। बस ये दोनों डिफरेंस होता है। यहाँ पर 2 समांतर अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। कुल कितने का डिफरेंस होता है, 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, आप ऐसे समझिए, ये 0 अंश होता है, कुल 179 होता है। ठीक है ना, 179 अक्षांश होते हैं। पूरे पृथ्वी को 179 अक्षांशों में बांट दिया गया है। ठीक है, चलिए, अब जवाहर सुरंग की अगर हम बात करें, तो जवाहर सुरंग जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से होके जाती है, जम्मू एंड कश्मीर से होके जाती है। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर जो है माउंट आबू का गुरु शिखर है, माउंट आबू का गुरु शिखर है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए, माउंट आबू का गुरु शिखर, गुरु शिखर। ठीक है, माउंट आबू का गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, अगर हम बात करें नीलगिरी की, तो नीलगिरी में एक पर्यटक स्थल आता है ऊटी, बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है नीलगिरी में। ठीक है, दक्षिण भारत में ये पड़ता है। ठीक है ना, नीलगिरी का उच्चतम शिखर या ऊंचाई, नीलगिरी का उच्चतम ऊंचाई दोदा बेटा है। क्या है, दोदा बेट्टा है। ठीक है, दोदा बेट्टा जो है नीलगिरी का उच्चतम शिखर है, या नीलगिरी की मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करें तो उसे दोदा बेट्टा कहा जाता है। ठीक है, और ऊटी जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जो घूमने के लिए या फिर वहाँ पर काफ़ी पर्यटक बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुँचते हैं, देश विदेश से पर्यटक आते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है ऊटी। ठीक है, वो नीलगिरी पहाड़ी पे ही पाया जाता है। चलिए, तो माउंट आबू का सबसे ऊंचा शिखर क्या हो गया, गुरु शिखर हो गया। नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर क्या हो गया, दोदा बेटा हो गया। ऊटी क्या है, ये एक पर्यटक स्थल है जो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या है, तो ये बिहार है। इस समय जो है बिहार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो गया है। 2011 की जनगणना के बाद जो है बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो गया है। किशनगंगा सहायक नदी है, तो किशनगंगा झेलम नदी की, आप इसे नोट कर लीजिए, झेलम
नदी की सहायक नदी है। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी कहाँ से बहती है? वो जम्मू कश्मीर से बहती है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए और इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और हमेशा के लिए तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है। मौना लोवा ज्वालामुखी कहाँ पर है? हवाई द्वीप में है। हवाई द्वीप में है। यहाँ पर किसका अधिकार है? हवाई द्वीप पर, हवाई द्वीप पर यूएसए का अधिकार है। ठीक है। तो मौना लोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे रट लीजिए। मौना लोवा ज्वालामुखी कहाँ पर है? हवाई द्वीप में है। और हवाई द्वीप पर किसका अधिकार है? यूएसए का अधिकार है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है ये जापान, फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पे है? फ्यूजियामा जापान में है। और अगर हम बात करें कटमई ज्वालामुखी का, तो कटमई ज्वालामुखी जो है ये अलास्का में आता है। अलास्का पहले रूस का हिस्सा था, लेकिन अब जो है प्रेजेंट टाइम में अलास्का जो है वह यूएसए का हिस्सा है। किसका हिस्सा है अलास्का? यूएसए का है। यूएसए यानी अमेरिका का हिस्सा है। ठीक है। तो कटमई ज्वालामुखी कहाँ का है? यूएसए का है। तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना जो है अल-बरूनी ने किया था। तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की जो रचना है वो अल-बरूनी ने किया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में मैंने देखा कि ये पूछा हुआ है, आप इसे ऐसे ही तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? अल-बरूनी ने किया था। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है 2019 के एग्ज़ाम में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में, यानी कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में ये 2019 में इतने सारे प्रश्न पूछे हुए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज की अगर हम बात करें, ये छूट गया था। यहाँ पे देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो ये क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये ध्यान दीजिएगा, ये राजमार्ग है, ये रोड है, राजमार्ग है। ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना एक्चुअल में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ध्यान दीजिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इस 4 बड़े महानगर हैं। इन चारों महानगरों को जोड़ दिया गया है स्वर्णिम चतुर्भुज से। ठीक है। तो ये क्या है? ये राजमार्ग हैं। तो अगर आप पूछा जाए कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, तो ये क्या है? यह राजमार्ग हैं, राजमार्ग हैं। और ये किन किन महानगरों को जोड़ता है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को ये जोड़ता है। ठीक है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, तो मैं इसे आपको बता दिया हूँ। ठीक है। और हाँ, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में ये पूछा था कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया है? तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है वो क्या कहलाता है। महाभारत फारसी अनुवाद, रज्जनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद जो है रज्जनामा कहलाता है। ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद कर लीजिए, रज्जनामा के नाम से जाना जाता है महाभारत का फारसी अनुवाद। शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, इसको देख लीजिए, शुद्ध अद्वैतवाद। शुद्ध अद्वैतवाद की अगर हम बात करें तो वल्लभाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद से कौन जुड़े थे?
वल्लभाचार्य जुड़े थे। शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन ने दिया था। शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन ने दिया था। ठीक है। और अष्टप्रधान की अगर हम बात करें तो अष्टप्रधान, इसके पहले भी मैं जिक्र किया था, किसके शासनकाल में था? तो अष्टप्रधान जो है वो शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान परिषद हुआ करता था, जिसमें सबसे प्रमुख जो है मंत्री वो पेशवा पद था, जो आधुनिक प्रधानमंत्री के पद से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसके पहले वीडियोज़ में मैं उसको बहुत डिटेल बताया था, तो आप वहाँ से भी जा कर के उसको देख सकते हैं। और ये सब प्रश्न पूछे हुए हैं, तो आप देखिए बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीट कर दिए हैं। तो यही फ़ायदा होता है कि जब आप पेपर को सॉल्व करके एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो पहली चीज़ तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, और दूसरी चीज़ रिपीटेड क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं और कम समय में वो सॉल्व हो जाते हैं। और उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन पढ़ के गए हैं तो वहाँ से भी प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए जो है आप एग्ज़ाम निकालने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है आपकी, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके साथ अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, वीडियोज़ को लाइक करिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस करना इसलिए मत भूलिएगा ताकि हमारा जो आगे का नोटिफिकेशन है वो सब आपको आसानी से और सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।